डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, उसका पार्ट प्रथम दो पार्टों में हमने देखा वैदिक कालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। अधिकतर राजतंत्रीय प्रणाली प्रचलित थी और उस राजतंत्रीय प्रणाली में जो प्रमुख अधिकारी होता था वो राजा, उसके बाद विभिन्न पदाधिकारी होते थे। पदाधिकारियों में अधिक संख्या नहीं थी क्योंकि राज्य इस काल में बहुत छोटे थे। जो उन पदाधिकारियों में हम देखें तो प्रमुख था पुरोहित ये युद्ध और शांति दोनों काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था और राजा के बाद इसका प्रमुख स्थान था। ये राजा के धार्मिक कार्यों में उसकी सहायता करता था, यज्ञ आदि कार्य भी ये संपन्न कराता था, उसकी राजा की रक्षा और विजय के लिए कामना भी करता था और साथ में युद्ध काल में ये राजा का सहयोग भी होता था। तो इस जो वैदिक या ऋग्वैदिक कालीन जो पुरोहित है उसके संदर्भ में हम देखें तो स्पष्ट रूप से कहा गया है ए.के. मित्तल ने कि ऋग्वैदिक पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी था जिन्होंने समय समय पर भारत में शासन संचालन में आश्चर्यजनक कार्यकुशलता का परिचय दिया। अर्थात जैसे वैदिक कालीन प्रमुख जो पुरोहित हुए हैं उनमें हम देखें विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि प्रमुख थे। ये राजा को हर प्रकार की जो है उनको सलाह दिया करते थे, चाहे वो सलाह राजा के विरुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन वो राज्य को सर्वोच्च मानते थे और राज्य की रक्षा के लिए हर प्रकार की सलाह, और राजा भी इनकी सलाह से कार्य करता था। तो पुरोहित एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। बाद के समय में हम देखें तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त जो मौर्य का प्रमुख जो पुरोहित था वो चाणक्य रहा है। तो इस प्रकार से ये पुरोहित प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं। दूसरा अधिकारी था सेनानी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेना का सबसे प्रमुख अधिकारी। राजाओं के निरंतर युद्ध में रहने के कारण सेनानियों का अत्यंत महत्व था। उसकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। सेनानी का प्रमुख कार्य होता था अन्य राज्यों पर आक्रमण करना, अपने राज्य पर हुए आक्रमणों का सामना करना, राज्य की रक्षा करना, सेना का संगठन करना, सैनिक कार्यों में राजा को सलाह देना। तो राजा द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी और इसकी सलाह से राजा सेना के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सेना के सभी कार्य इसी के द्वारा संपन्न होते थे। तीसरा प्रमुख कार्य जो था वो अधिकारी वो था मुखिया या ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। वह गांव में शांति और व्यवस्था कायम करना उसका प्रमुख कार्य था। वह गांव का सैनिक और असैनिक दोनों ही अधिकारी था। गांव की जनता और राजा के मध्य जो मध्यस्थ या संपर्क का कार्य था वो राजा के बीच जनता को मिलाने का या उनकी फरियाद राजा तक पहुंचाने का कार्य मुखिया होता था। तो मुखिया गांव का प्रमुख अधिकारी है। गांव की सारी व्यवस्थाएं उसके द्वारा की जाती थी, संपन्न होती थी। गांव की जितनी भी हम कहें समस्याएं होती थी उन सबको सुलझाने का कार्य मुखिया करता था और ये मुखिया अपने गांव की जनता को राजा से मिलाने का कार्य भी करता था। अब उसके बाद हम देखें तो इसके अलावा भी अन्य कई पदाधिकारी थे, जैसे गुप्तचर। ये जनता की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे और राजा को प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य बातों से या राज्य में जो भी कुछ बातें होती थी उन सब से राजा को अवगत कराते थे। तो गुप्तचर इस काल के महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं। इसके बाद अगला अधिकारी है दूत। ये राजा के संदेश वाहक होते थे। इनके कार्य राजनीतिक थे। ये संधि और युद्ध के समय महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर अन्य राज्यों के पास जाते थे। तो दूत का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्राचीन काल में। ये राजा का विश्वास पात्र होता था। इसके अलावा हम देखें दुर्गपति, रथकार आदि का नाम भी ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा था सभा और समिति। ये जो वैदिक राजा के ऊपर निरंकुश
और स्वेच्छाचारी वैदिक राजा ना बने, इस कारण से उस पर नियंत्रण लगाने के लिए वैदिक काल में कुछ संस्थाएं विद्यमान थीं और वो सभा और समिति थीं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में अनेक स्थान पर सभा और समिति का उल्लेख मिला है। इस संबंध में जैसे हम कह सकते हैं, डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभा और समिति राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं थीं। इनमें जनहित की महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ राजा के चुनाव में भी जनता की इच्छा प्रकट की जाती थी और ये संस्थाएं राजा को प्रशासनिक सलाह देने तथा उस पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती थीं। तो सभा और समिति जो है महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। इनका स्वरूप और या संगठन किस प्रकार का था, इस बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिली है, परंतु फिर भी वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख मिला है। उस आधार पर कह सकते हैं कि समिति आर्यों की बड़े आकार की प्रतिनिधि संस्था थी, जिसमें जन के सभी प्रजाजन सम्मिलित होते थे, और सभा छोटे आकार की संस्था थी जिसमें अनुभवी और विशिष्ट या कुलीन व्यक्ति सम्मिलित होते थे। कभी कभी राजा भी इनकी बैठकों में उपस्थित होता था। सभा के संबंध में जैसे लुडविग ने कहा है कि समिति समस्त प्रजा की संस्था थी और सभा बड़े बुजुर्ग या कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। सभा समिति में राजनीतिक सामाजिक मामलों पर विचार किया जाता था। समिति में लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था और सभा का मुख्य कार्य राजा को सलाह देना और न्याय संबंधी कार्य करना था। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था उस समय थी। धन्यवाद।